Hello and welcome. Let us try to discuss about the principles and objectives of India's foreign policy. प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किन असूलों के ऊपर आधारित है, कौन से ऐसे असूल हैं जिनसे हिंदुस्तान की विदेश नीति चलती है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कौन से ऐसे गोल्स हैं जिनको अचीव करना चाहती है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल्स, प्रैक्टिकल गोल्स क्या है, या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का असली में मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहती है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। तो जब मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बात करता हूं, जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके प्रिंसिपल्स आपको हमारी जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल थी उसमें देखने को मिलते हैं, जब हम अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। आपको हमारी जो सिविलाइजेशनल इथोस हैं उसमें देखने को मिलते हैं, जो हिंदुस्तान की वैल्यूज हैं, जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है जिसमें हिंदुस्तानी नॉन वायलेंस की बात करते हैं, पीसफुल को एक्सिस्टेंस की बात करते हैं, जिसमें हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। और साथ ही साथ आपको जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स थे जैसे नेहरू, या फिर अगर मैं महात्मा गांधी की बात करूं, इन जैसे लीडर्स के जो आइडियाज थे, यहां पे भी आपको प्रिंसिपल्स का जो बेसिस है वो देखने को मिलता है। तो हिंदुस्तान के प्रिंसिपल्स, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स कहां से उभर करके आए? हिंदुस्तान की संस्कृति से, हिंदुस्तानियों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी वहां से, और हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े लीडर्स थे वहां उनके आइडियाज से उभर करके आए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स। क्या कोर प्रिंसिपल्स हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के? सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। नॉन अलाइनमेंट हमेशा से एक कोर प्रिंसिपल रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपके पास स्वतंत्र फैसले लेने की आजादी है। यू हैव फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस विदाउट अलाइनिंग परमानेंटली विद एनी मेजर ब्लॉक, जिसमें आप किसी मेजर ब्लॉक के साथ, किसी देश के साथ, किसी संगठन के साथ परमानेंट तरीके से नहीं जुड़े हुए हैं और अपने फैसले स्वतंत्र तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से ले पा रहे हैं। उसी को हम नॉन अलाइनमेंट कहते हैं। काफी सारे लोग इसको मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। काफी सारे लोग समझते हैं कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी होता है या पैसिविटी होता है, लेकिन असल में देखा जाए तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि आप अपने फैसले खुद ले पा रहे हैं, आप किसी पावर ब्लॉक के साथ परमानेंटली अपने आप को अलाइन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोल्ड वॉर के टाइम पे दो पावर ब्लॉक्स हमारी पूरी दुनिया के अंदर चल रहे थे। पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर था। कुछ देश यूएसए के साथ थे, कुछ देश यूएसएसआर के साथ थे, लेकिन इंडिया ना ही यूएसए के साथ गया ना ही यूएसएसआर के साथ गया, बल्कि वो नॉन अलाइंड रहा। अगर हिंदुस्तान यूएसए के साथ जाता तो क्या होता? हिंदुस्तान स्वतंत्र फैसले ना ले पाता, हिंदुस्तान के फैसले हो सकता है यूएसए लेता। अगर यूएसएसआर के साथ चला जाता तो हिंदुस्तान के फैसले रशिया या यूएसएसआर लेता। तो इसलिए हिंदुस्तान ने एक ऐसी नीति अपनाई जिसको हम नॉन अलाइनमेंट कहते हैं, सो दैट इंडिया कैन टेक इट्स इंडिपेंडेंट डिसीजंस। नाउ कोल्ड वॉर, फिर कोल्ड वॉर जो थी, कोल्ड वॉर में क्योंकि हमने एक जो है वो कोल्ड वॉर के अंदर हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जो अपनी नॉन अलाइनमेंट थी वो कोल्ड वॉर से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। मतलब पहले नॉन अलाइनमेंट जो कोल्ड वॉर के टाइम पे होती थी वो धीरे धीरे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे हिंदुस्तान ने अपने आप को मल्टीपल सुपर पावर्स के साथ इंगेज करना स्टार्ट कर दिया। हिंदुस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखना स्टार्ट कर दिए, रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखना स्टार्ट कर दिए, बाकी सुपर पावर्स के साथ भी अच्छे रिलेशंस रखना स्टार्ट कर दिए। लेकिन हिंदुस्तान किसी भी ब्लॉक के साथ, पावर के साथ परमानेंटली नहीं गया। ये एक हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी, और ये बेसिकली कोई मॉरल आइडियलिज्म नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड प्रैग्मेटिज्म था, एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी हिंदुस्तान की। क्योंकि अगर हम किसी एक पावर के साथ चले जाते, अगर हम रशिया के साथ चले जाते तो हमें यूएसए के साथ अपने संबंध खराब करने पड़ते, हमें रशिया की बात माननी पड़ती, हमारी सोवरेनिटी कंप्रोमाइज होती। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल पावर्स के साथ इंगेज कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, आप मल्टीपल पावर्स के साथ इंगेज करते हैं, लेकिन आप किसी एक के साथ पूरे तरीके से नहीं जुड़ते हैं कि भाई हम रशिया के साथ रिलेशंस रखेंगे तो यूएसए के साथ रिलेशंस नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि रशिया का यूएस दुश्मन है। तो इसका मतलब होता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो नॉन अलाइनमेंट थी ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। अब
इसका एक क्रिटिसिज्म ये भी है नॉन अलाइनमेंट का कि हम कहते थे कि हम नॉन अलाइंड हैं, हम किसी भी पावर ब्लॉक के साथ ऑफिशियली नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम पे हमें देखने को मिला कि हम यूएसएसआर के साथ, मतलब फॉर्मर सोवियत यूनियन के साथ ज्यादा अलाइंड थे। तो कहने को हम नॉन अलाइंड थे, लेकिन असल में देखा जाए तो हम यूएसएसआर के साथ ज्यादा जुड़े हुए थे। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म भी है। सेकंड, हमारा जो कोर प्रिंसिपल है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, वो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन पंचशील। एक ऐसा प्रिंसिपल जिस पर हिंदुस्तान ने हमेशा से विश्वास रखा है। हिंदुस्तान की संस्कृति के अंदर, हिंदुस्तान की जो सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं, वहां पे ये प्रिंसिपल आता है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि तुम भी रहो हम भी रहें, तुम भी खाओ हम भी खाएं, सारे मिलजुल के रहें। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर डिफरेंसेस, हमारे डिफरेंसेस होने के बावजूद, हमारे में फर्क होने के बावजूद हम इकट्ठे रहेंगे। चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, काले हैं, गोरे हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, मराठी बोलने वाले हैं, तेलुगु बोलने वाले हैं, हमारे बीच 1000 डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इकट्ठे रहेंगे। ये हिंदुस्तान की संस्कृति थी। तो हमने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और पंचशील को फॉलो किया। मतलब हमने ये माना कि इंटरनेशनल रिलेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन डोमिनेशन बट ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हमने ये कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो डोमिनेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा देश छोटे देश को कुचल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, बल्कि देश बड़ा हो या छोटा, हमें दोनों देशों की इज्जत करनी है, दोनों देशों की स्वतंत्रता और सोवरेनिटी की इज्जत करनी है, और एक दूसरे देश के अंदर दखल अंदाजी नहीं डालनी है। ये प्रमोट करना और इसको प्रीच करना और इसकी बात बार बार करना हिंदुस्तान के लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता क्योंकि हिंदुस्तान एक नया आजाद हुआ कमजोर देश था। तो हिंदुस्तान को यह बताना पड़ रहा था बार बार दुनिया को कि हमें सारे देशों की रिस्पेक्ट करनी है और किसी भी देश को हड़पना नहीं है, उसमें इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि हिंदुस्तान एक कमजोर देश था और हिंदुस्तान को डर था ताकतवर मछलियों से, बड़ी मछलियों से। उसके बाद पंचशील हमने एक बेसिकली एक पंचशील का आइडिया फॉरवर्ड किया नेहरू के द्वारा। पंचशील के अंदर हम 5 प्रिंसिपल्स की बात करते थे, जिसके अंदर सबसे पहले हम सोवरेनिटी की बात करते हैं। सोवरेनिटी के लिए इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मतलब सभी देशों की स्वतंत्रता की इज्जत होनी चाहिए और किसी भी देश के अंदर हम कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। कोई भी देश किसी भी देश के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा, उसकी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, उसकी आजादी के ऊपर कोई किसी तरीके का जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नॉन एग्रेशन मतलब सभी देश एक दूसरे देश से नहीं लड़ेंगे, किसी देश के ऊपर कोई कब्जा नहीं किया जाएगा, इसलिए क्योंकि कोई देश ताकतवर है, कोई कमजोर है, इसलिए उसके ऊपर कब्जा नहीं किया जाएगा। नॉन इंटरफेरेंस, एक दूसरे देश के अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। लेट द कंट्री डिसाइड देयर ओन अफेयर्स, उस देश को अपने अफेयर्स खुद डिसाइड करने दो, उस देश की सरकार को और लोगों को उनके फैसले खुद लेने दो। आपको उनके अंदर दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है और उनको आपके अंदर दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। इक्वालिटी, सभी देशों को हमने बराबरी से ट्रीट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ताकतवर देश है तो वो इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ज्यादा बड़ा है ये छोटा है। देशों के बीच में इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी देशों को इक्वल तरीके से हमें देखना है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि सभी देशों को जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, कोई किसी तरीके का लड़ाई आपस में देशों के बीच में नहीं होनी चाहिए। एंड लेट द कंट्रीज फ्रीली लिव। अब ये पंचशील अग्रीमेंट जो था, ये सबसे पहले हमने चाइना के साथ साइन किया। मतलब चाइना का और हमारा ये समझौता हुआ कि हम इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। वो 5 प्रिंसिपल्स क्या है? किसी देश में किसी कंट्री, एक दूसरे की कंट्री के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी है, एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है, इक्वालिटी की बात करनी है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होनी चाहिए। लेकिन पंचशील तब एक्सपोज हो गया जब 1962 में चाइना ने हमारे साथ जंग छेड़ दी और चाइना ने हमारे ऊपर जो है अटैक कर दिया। वो चाइना जिसके साथ हमने ये प्रिंसिपल साइन किए, उसी चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, इसलिए पंचशील बुरे तरीके से उस टाइम पे एक्सपोज हो गया। और ये नेहरू को यहां पे सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जाता है कि आप चाइना के ऊपर इतना विश्वास और भरोसा करते थे, लेकिन चाइना ने आपको धोखा दिया। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल इसके अंदर आता है एंटी कॉलोनियलिज्म एंड सपोर्ट फॉर लिबरेशन मूवमेंट्स। हिंदुस्तान बार बार एंटी कॉलोनियलिज्म की बात करते आया है।
हिंदुस्तान बार बार ये कहता आया है कि कॉलोनियलिज्म नहीं होना चाहिए। कॉलोनियलिज्म का मतलब ये होता है कि जब ताकतवर देश कमजोर देश को कब्जा कर लेता है, कमजोर देश को लूटने लग पड़ता है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली उसको कंट्रोल करने लग पड़ता है, जैसे कि अंग्रेज हिंदुस्तान को किया करते थे और कई सारे अलग अलग एशिया और अफ्रीका के देशों को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाया हुआ था। हम हमेशा एंटी कॉलोनियलिज्म की बात करते आए हैं। हमने कहा कि कॉलोनियलिज्म नहीं होना चाहिए और ब्रिटिशर्स ने जहां जहां पे अलग अलग देशों को कॉलोनीज बनाया हुआ है, ब्रिटिशर्स को उन देशों को आजाद कर देना चाहिए। Therefore, we supported decolonization movements in Asia and Africa and advocated for the rights of newly independent states and international forums। इसलिए जो एशिया और अफ्रीका के अंदर डीकोलोनियलाइजेशन मूवमेंट चल रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग चल रही थी, उसको हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया और हिंदुस्तान ने बार बार जो इंटरनेशनल मंच थे, जो इंटरनेशनल फोरम्स थे, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स थे, वहां पे नए आजाद हुए कमजोर देशों के अधिकारों की बात की। हमने बार बार बात की एशिया अफ्रीका के कमजोर और गरीब देशों के बारे में जो नए नए आजाद हुए थे अंग्रेजों से। इट ऑल्सो अपोज अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ग्लोबली। हिंदुस्तान ने साउथ अफ्रीका के अंदर जो अपार्थीड चल रहा था, जो रंग के आधार पे भेदभाव चल रहा था, उसको भी अपोज किया और हमने पूरी दुनिया के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी आवाज उठाई कि रंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कलर के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से यही एक कारण था जब हम बार बार ग्लोबल साउथ की बात कर रहे थे, जब हम बार बार गरीबों की बात कर रहे थे, कमजोर देशों की बात कर रहे थे, तो धीरे धीरे इससे क्या हुआ कि हिंदुस्तान एक ग्लोबल साउथ का लीडर उभर करके आया और इसमें नेहरू का काफी कंट्रीब्यूशन है। तो हम ग्लोबल साउथ के वो देश, एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के वो देश जो कमजोर हैं, जो नए नए आजाद हुए हैं, उनका हिंदुस्तान लीडर बन गया। आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली लेबर यूनियन के हम लीडर बन गए। उसके बाद फोर्थ, कमिटमेंट टू इंटरनेशनल लॉ एंड यूनाइटेड नेशंस। हमने बार बार इस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया है, फोकस किया है कि इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हमने मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट किया। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है कि जब बहुत सारे देश मसले, अपने जो इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनको सुलझाने के लिए एक मंच पे आते हैं। जब सारे देश जो है वो मिलजुल के डेवलपमेंट करते हैं, जब मिलजुल के सभी इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, उसको मल्टीलेटरलिज्म कहते हैं। हमने बार बार इंटरनेशनल लॉ की बात की कि पूरी दुनिया में एक लॉ होना चाहिए, कानून होना चाहिए, एनार्की नहीं होनी चाहिए, माइट इज राइट नहीं होना चाहिए, ताकतवर देश कमजोर देश को खा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन इन मेंटेनिंग ग्लोबल पीस। और हमने यूनाइटेड नेशन का भी बार बार समर्थन किया, उसको एडवोकेट किया कि भाई यूनाइटेड नेशन का, इंटरनेशनल लॉ का, मल्टीलेटरलिज्म का काफी ज्यादा रोल है पूरे दुनिया के अंदर पीस मेंटेन करने के लिए, इसलिए हमने इनका सपोर्ट किया। लेकिन हिंदुस्तान ने इन्हीं ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए भी कहा कि ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो इन इक्वल तरीके से परफॉर्म करते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज को ज्यादा फेवर करते हैं, हमने ये कहा कि उसके अंदर रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। पर्टिकुलरली अगर मैं यूएनएससी की बात करूं, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स और 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं, 15 अब मैं भूल रहा हूं, तो 5 परमानेंट मेंबर्स जो उसमें आते हैं, तो एक अनइक्वल स्टेटस जो है वो नेशंस को ग्रांट किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। जो ताकतवर देश हैं उनकी ज्यादा चलती है, उनके पास वीटो पावर है, उनके पास वो परमानेंट मेंबर्स हैं, वो किसी भी चीज को वीटो कर सकते हैं, लेकिन बाकी देशों की वहां पे नहीं चलती है। तो हमने कहा है कि एक जो है वो इक्वल स्टेटस सभी नेशंस को मिलना चाहिए और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। उसके बाद जो 5th प्रिंसिपल आता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, वो है नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान की परंपरा रही है, हिंदुस्तान का ट्रेडिशन रहा है, सिविलाइजेशन रही है कि हम नॉन इंटरफेरेंस की बात करते हैं। हम कहते हैं कि किसी भी देश के द्वारा किसी भी देश के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, कोई किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हर एक देश अपने अफेयर्स को, अपने मसलों को, अपने डिसीजंस को खुद स्वतंत्रता के साथ ले सके और किसी भी देश को दूसरे देश में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। सो इंडिया ट्रेडिशनली upheld the principle of non-interference, arguing that states should not intervene in the domestic affairs and matters of others। हिंदुस्तान ने कहा कि स्टेट्स को जो है, देशों को जो है, वो एक दूसरे के डोमेस्टिक मैटर्स में, जो घरेलू मसले हैं, जो एक देश के अंदर के मसले हैं, वहां पे इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। बट आयरनिकली हिंदुस्तान ने 1980s में, खास करके 1987 में श्रीलंका के अंदर जो है वो इंटरफेयर किया, इन्वॉल्वमेंट की, और 1971 में बांग्लादेश के अंदर, जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान होता था, वहां पे इन्वॉल्वमेंट की, इंटरफेयर किया।
तो ये ऐसा क्यों किया? हिंदुस्तान तो बात करता था नॉन इंटरफेरेंस की। फिर हिंदुस्तान श्रीलंका के अंदर 1987 में अपनी पीस कीपिंग मिशन क्यों भेजता है, पीस कीपिंग फोर्सेस क्यों भेजता है? 1971 में वो बांग्लादेश के मसले के अंदर इन्वॉल्वमेंट क्यों करता है? वो इसलिए किया हमने, इंडिया ने इसलिए इन्वॉल्वमेंट किया क्योंकि जब ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट या फिर कोर नेशनल इंटरेस्ट स्टेक के ऊपर होता है तब हिंदुस्तान इन्वॉल्वमेंट भी करता है। इसका कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था, तो ये जरूरी था हमारे लिए कि वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। साथ ही साथ हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे, हमें पाकिस्तान को कमजोर करना था, उसको तोड़ना तो दो हिस्सों में क्योंकि वो हमारा दुश्मन था। उसी के साथ हमें श्रीलंका के अंदर हम इसलिए इन्वॉल्वमेंट हमने की क्योंकि हमें एक रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी थी पूरे साउथ एशिया में, और साथ ही साथ तामिल की जो पॉपुलेशन थी वहां पे भी हमारा प्रेशर था और एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस हम दुनिया को दिखाना चाहते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बेसिकली किसी एक प्रिंसिपल को पूरे तरीके से अपहेल्ड नहीं करते हैं, हम पूरे तरीके से ऑर्थोडॉक्स नहीं है, बल्कि जहां पे जो जरूरत होती है वो हम करते हैं। तो हम रियलिज्म का प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हैं। इंडिया यहां पे रियलिज्म का प्रिंसिपल अडॉप्ट कर रहा था। तो जब ह्यूमैनिटेरियन या फिर नेशनल इंटरेस्ट स्टेक के ऊपर होता है, जब आपके देश का इंटरेस्ट स्टेक पे होता है, तो आपको दूसरे देश में इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस भी करनी पड़ती है। दिस वॉज द जस्टिफिकेशन। उसके बाद 6 जो प्रिंसिपल आता है वो है प्रमोशन ऑफ पीस एंड डिसआर्मामेंट। हिंदुस्तान ने हमेशा इस चीज को प्रमोट किया और एडवोकेट किया कि पूरी दुनिया में शांति होनी चाहिए, देश आपस में ना लड़े, और डिसआर्मामेंट होना चाहिए। मतलब देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, देश बड़े बड़े मिसाइल्स और जो डिजास्ट्रियस या फिर जो बड़े खतरनाक हथियार हैं, जो आर्म्स हैं, वो ना बनाएं। तो हिंदुस्तान ने कंसिस्टेंटली एडवोकेट किया है ग्लोबल पीस के लिए और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो कंट्रीज को नहीं बनाने चाहिए। लेकिन आयरनिकली दोबारा से हिंदुस्तान ने 1998 में खुद न्यूक्लियर वेपन बना लिया। हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट बन गया। अब ये क्यों किया हिंदुस्तान ने? हिंदुस्तान तो बात करता था कि देयर शुड बी नो न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड, देयर शुड बी कंप्लीट डिसआर्मामेंट। लेकिन हिंदुस्तान को खतरा था कहां से? चाइना से, क्योंकि चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन था। सो वी वर सराउंडेड विद द एनिमीज हैविंग न्यूक्लियर वेपन। हमारे वो दुश्मन थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। सो इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि वो भी न्यूक्लियर वेपन बनाए ताकि अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। क्योंकि अगर एक देश, एक इंसान के पास बंदूक है, मेरे पास बंदूक नहीं है, तो वहां पे मेरी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए अगर मेरे पास भी बंदूक होगी तब मैं सेफ हो पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर वो मुझे गोली मारेगा उसको भी डर है कि इसके पास भी बंदूक है। तो हमने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया। हिंदुस्तान यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट की बात करता था। हिंदुस्तान ये नहीं कह रहा है कि भाई तुम 4-5 देश या 10-12 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे और बाकी वालों के पास नहीं होंगे। हिंदुस्तान कहता है या तो सारे बंद करो या तो हमें बनाने दो। उसके बाद सो दिस वाज ऑल अबाउट द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। एंड वन थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर इज दैट आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर बुक फॉर डिलीवरिंग दिस लेक्चर। तो मैं पूरे के पूरे जो 8th सेमेस्टर की पूरी इंडियाज फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए ये किताब यूज कर रहा हूं। ये खुद मैंने लिखी है, आप इसको हासिल कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 9103113950। वहां पे मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा, या फिर आप इसको ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। उधमपुर में खास करके ये अवेलेबल है। यू कैन गेट इट ऑन एक शॉप है उधमपुर में, नेशनल बुक डिपॉट, वहां से आपको ये मिल जाएगी। इसी तरीके से 8th सेमेस्टर की सारी किताबें आपको मिल जाएंगी जो मैंने खुद लिखी हुई हैं। जस्ट मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप एंड यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दीज बुक्स। उसके बाद व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अचीव क्या करना चाहती है, हासिल क्या करना चाहती है, गोल्स क्या है, मकसद क्या है, हम क्यों फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं। उसके पीछे कोई कारण होगा ना, क्यों अलग अलग देश फॉरेन पॉलिसी के ऊपर फोकस करते हैं। फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? आप बाकी देशों के साथ कैसे डील कर रहे हैं, किसके साथ ट्रेड करोगे, किसके साथ नहीं करोगे, किसको दुश्मन बनाओगे, किसको दोस्त बनाओगे, किससे ऑयल खरीदोगे, किससे नहीं खरीदोगे, ये सारा का सारा, किसके साथ कौन सा ट्रीटी साइन करोगे, आपका ग्लोबल इश्यूज के ऊपर स्टैंड क्या होगा, ये होती है फॉरेन पॉलिसी। जैसे कि मेरा बिहेवियर क्या होगा अलग अलग लोगों के साथ, किसी के साथ मैं अच्छे तरीके से मिलूंगा, किसी के साथ मैं दूसरे तरीके से मिलूंगा, किसी इंसान से मैं कर्जा लूंगा, किसी को मैं अपने से कर्जा दूंगा। तो ये एक इंसान जिस तरीके से बिहेव करता है अलग अलग लोगों के साथ, द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, इसी तरीके से एक देश भी बिहेव करता है इंटरनेशनली टू डिफरेंट कंट्रीज। और इसके पीछे कारण क्या होता है? ताकि अपने आप को फायदा पहुंचाया जा सके, अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है अचीव किया जा सके, अपने आप को डेवलप किया जा सके। इंडिया
फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही होगा ना कि आप अपने आप को डेवलप करें, आप अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करें, आप अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करके रखें, आप अपने को ताकतवर बनाएं, अपना फायदा हासिल करें। तो अपने फायदे के लिए ही हर एक देश बेसिकली फॉरेन पॉलिसी को जो है वो फॉरेन पॉलिसी को जो है इनिशिएट करता है या फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। इसका मतलब क्या हुआ? नेशनल सोवरेनिटी का मतलब हुआ स्वतंत्रता को बनाए रखना, कि आप अपने फैसले खुद ले सकें, हिंदुस्तान के ऊपर कोई किसी तरीके का दखल अंदाजी या इंटरफेरेंस ना करे, हम खुद अपने फैसले ले सकें, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। हिंदुस्तान को अंदर से कैसे चलाना है, जो इंटरनल डिसीजंस होंगे वो भी हम खुद ले, और जो एक्सटर्नल डिसीजंस होंगे हमारे वो भी हम खुद लें। कोई किसी दूसरे देश का दबाव ना हो, ऐसा ना हो कि अमेरिका या रशिया हमारे यहां डिसीजंस ले रहा है। और दूसरा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमारे बॉर्डर्स इंटैक्ट रहें, कोई दूसरा देश हमारी जमीन ना हड़प ले, कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अटैक ना कर ले, हमारी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, हमारी जमीन को कोई ना छीन ले। तो ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है इंडिया की हर एक फॉरेन पॉलिसी का। हर एक फॉरेन पॉलिसी का पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सर्वाइवल कैसे मेंटेन करना है। जब सर्वाइवल आपका होगा, जब आपके पास स्वतंत्रता होगी, जब आपके पास सोवरेनिटी होगी और आपकी जमीन, आपके बॉर्डर्स इंटैक्ट होंगे, सेफ होंगे, आपकी जमीन कोई नहीं छीन रहा है, तभी आप पीस और डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके जीने के लेने और देने पड़े हुए हैं, योर लाइफ इज एट स्टेक, तो तुम क्या बात करोगे पीस की? तो सबसे पहला सर्वाइवल इज द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फॉरेन पॉलिसी, एंड सर्वाइवल मींस व्हाट? मींस सेफगार्डिंग इट्स बॉर्डर, सेफगार्डिंग द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री एंड मेंटेनिंग इंटरनल यूनिटी। अपने देश के बॉर्डर्स को सेफगार्ड करके रखना, अपनी जमीन को बचा के रखना, और साथ ही साथ अपने देश के अंदर एक यूनिटी मेंटेन करके रखना। तो ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का। सेकंड में मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकली डेवलप हों, हम अमीर हों, ये तो हमारा मकसद है ही। तो इंडिया सॉट फॉरेन एड, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड इट्स इकोनॉमी। हिंदुस्तान ने जब शुरू में हिंदुस्तान आजाद हुआ, बहुत गरीब था हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान ने फॉरेन एड मांगी। मतलब हमने बाकी देशों को कहा, जो अमीर देश थे, कि हमें भाई हेल्प की जाए, हमें पैसे दिए जाए ताकि हम अपने आप को डेवलप करें, हमें लोन दिया जाए, हमें ग्रांट्स दिए जाए, क्योंकि हम बहुत गरीब हैं। उसी के साथ साथ हमने टेक्नोलॉजी को जो है वो टेक्नोलॉजी की बात की। हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर जैसी जो सुपर पावर्स थी, उनसे टेक्नोलॉजी ली, उनसे नॉलेज लिया, उनसे एक्सपर्टीज हासिल की कि कैसे चीजों को बनाना है, कैसे मशीनों को बनाना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास इतने साइंटिस्ट नहीं थे, हमारे पास इतना जो है वो डेवलप्ड, हमारे पास इतना जो ह्यूमन कैपिटल नहीं था हमारे पास। तो हमें उन लोगों से टेक्नोलॉजी जो है वो सीखनी पड़ी। उसी के साथ साथ हमने जो है वो इन्वेस्टमेंट मांगी अलग अलग कंट्रीज से कि हमारे देश में इन्वेस्ट किया जाए, फैक्ट्रीज लगाई जाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और इकोनॉमिकली हम डेवलप हों। और जब हम इकोनॉमिकली डेवलप होते गए और हम जब डेवलपिंग फेज में आ गए, हम अमीर होते गए, तो उस टाइम पे पहले हम कहते थे कि हमें मदद करो, हमें पैसे दो ताकि हम अमीर हों। आज के टाइम पे हम बात करते हैं, दिस ऑब्जेक्टिव हैज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस टू मार्केट्स। आज हम बात करते हैं कि हम ग्लोबल मार्केट्स में कंपटीशन कैसे करें, हम कैसे ट्रेड के अंदर, ग्लोबल ट्रेड के अंदर अपने आप को इंक्लूड करें, हम कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करें बाकी कंट्रीज के साथ, हम कैसे बाकी कंट्रीज को हेल्प करें जो गरीब हैं, उनको कैसे हम ग्रांट्स देंगे, लोन्स देंगे, ताकि वो भी अपने आप को डेवलप करें, ताकि हमारा एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एक मेंटेन हो सके दुनिया के अंदर। हम आज के टाइम पे बात करते हैं इंटीग्रेशन की, कि अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना है, कैसे कंपीट करना है सुपर पावर्स के बीच। हम अपने आप को आज अमीर मानते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, हम इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि कैसे हमें रशिया से ऑयल खरीदना है, मिडिल ईस्ट से खरीदना है। एक्सेस टू मार्केट्स, हम कहते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स का एक्सेस जो है वो सभी कंट्रीज के पास होना चाहिए, ताकि हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकें और खुद भी व्यापारी बन सकें इस ग्लोबल मार्केट के अंदर, जहां पे हर एक कंट्री, बड़ी कंट्री खास करके, मुनाफा हासिल कर रही है, अपना फायदा हासिल कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है। सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू गेट प्रॉफिट्स इन द ग्लोबल मार्केट एज वेल। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की आज के टाइम पे हम बात करते हैं। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी मेजर पिलर बन गया है इंडिया की एक्सटर्नल रिलेशंस का, जिसमें हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है वो है इनहेंसिंग नेशनल पावर एंड ग्लोबल स्टेटस। हर एक देश चाहता है कि वो अपनी नेशनल पावर को इनहेंस करे, अपनी नेशनल पावर को बढ़ाए।
हर एक देश की फॉरेन पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने आप को सुपर पावर बनाए, वो अपने आप को ताकतवर बनाए, वो अपने आप को दुनिया में नंबर 1 बनाए। तो नेशनल पावर को इनहेंस करना, उसको बढ़ाना हिंदुस्तान का एक ऑब्जेक्टिव रहा है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, और अपना एक ग्लोबल स्टेटस मेंटेन करना, पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को ताकतवर दिखाना, अपने आप को पावरफुल दिखाना, अपने आप को सुपर पावर दिखाना। सो इंडिया एम्स टू इमर्ज एज अ मेजर ग्लोबल पावर। हिंदुस्तान जो है इस चीज के ऊपर फोकस करता है कि कैसे अपने आप को एक ग्लोबल पावर की तरह प्रोजेक्ट किया जाए, एक ग्लोबल पावर में अपने आप को जो है वो कन्वर्ट किया जाए। अब ग्लोबल पावर आप कैसे बनेंगे? जब आप इकोनॉमिक कैपेबिलिटी आपके पास होगी, जब आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड होंगे, जब आप मिलिट्री स्ट्रेंथ आपके पास होगी, आपकी मिलिट्री जो है वो स्ट्रांग होगी, आपके पास अच्छी मिलिट्री होगी और एक कैपेबल मिलिट्री होगी, और आप मिलिटरी स्ट्रेंथन होंगे, और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, जब आप इकोनॉमिकली डेवलप्ड होंगे, मिलिटरी स्ट्रांग होंगे, तो अल्टीमेटली आपका डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। मतलब जो आपकी परसुएशन अटेम्प्ट्स हैं उनमें दम होगा, आपकी बात में भी दम होगा, आपको लोग सुनेंगे, आपकी नेगोशिएशंस जो होंगी उसमें आप डोमिनेट कर सकते हैं, आप बार्गेनिंग में डोमिनेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एंड रीजनल लीडरशिप ऑल आर पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। जैसे ही हिंदुस्तान, आपने देखा होगा कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स की आप बात कर लीजिए, या फिर आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लीजिए, आसियान की आप बात कर लीजिए, ब्रिक्स अपने क्या बोलते हैं उसको, कौन सा है ये, सार्क की आप बात कर लीजिए। इन सभी रीजनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हिंदुस्तान पार्टिसिपेट करता है अपने आप को ये दिखाने के लिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए कि हम ग्लोबल पावर की तरह उभर रहे हैं। रीजनल लीडरशिप में हिंदुस्तान जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है कि हम ग्लोबल साउथ को लीड करें, ग्लोबल साउथ जो है उसको लीड करें, हम उसके लीडर बने। ये सब जो है वो हिंदुस्तान की जो ऑब्जेक्टिव फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है उसका पार्ट है, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी इंक्लूड है कि आप अलग अलग कंट्रीज के साथ जो है वो पार्टनरशिप करते हैं ताकि आप अपने आप को फायदा पहुंचा सकें। रीजनल स्टेबिलिटी, हिंदुस्तान का जो नेबरहुड है वो हिंदुस्तान के लिए कंसर्न है हमेशा से। तो हिंदुस्तान की प्रायोरिटी ये होती है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हों और एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। हमारा जो ग्लोबल जो कौन से क्या बोलते हैं इसको, साउथ एशिया जो है, साउथ एशिया जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार ये सब देश आते हैं, साउथ एशिया में हिंदुस्तान चाहता है कि एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमारा अच्छा रिश्ता हो, कोई किसी तरीके की यहाँ पे उथल पुथल या कॉन्फ्लिक्ट ना चल रहा हो। सो स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया इज एसेंशियल फॉर इंडियाज ओन सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। अगर साउथ एशिया में स्टेबिलिटी रहेगी, जब हमारे नेबर्स के साथ हमारी लड़ाइयां नहीं होंगी, जब वहां पे हमारी एक सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, एक स्टेबिलिटी वहां पे होगी, तभी हम अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम पाकिस्तान, चाइना और भूटान के साथ और नेपाल के साथ लड़ते ही रहे हमेशा, तो हम अपने आप को इकोनॉमिकली कैसे डेवलप करेंगे? फिर तो सारी हमारी एनर्जी और खर्चा उसी में जाएगा, किसमें, लड़ाइयों में, वॉर्स में। तो हम चाहते हैं कि वहां पे एक रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, खास करके जो साउथ एशिया है वहां पे। लेकिन ये हिंदुस्तान का बेसिकली ऑब्जेक्टिव रहा है। ये आउटकम में जो है वो बहुत कम बदला, क्योंकि हिंदुस्तान का जो है वो नेबरहुड्स के साथ हमेशा लड़ाइयां ही रही। साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी हमेशा रहती ही है। उसके बाद लीडरशिप इन ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप खास करके हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान रिप्रेजेंट करता है डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट, क्योंकि ग्लोबल साउथ के अंदर जो है वो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं, वो देश जो गरीब हैं या फिर जो अभी डेवलप हो रहे हैं और जो फॉर्मर कॉलोनीज रही हैं, तो उनको जो है उनके इंटरेस्ट की बात करता है हिंदुस्तान, उनके हक में बोलता है, उनके राइट्स को एडवोकेट करता है हिंदुस्तान, ताकि यहां पे ग्लोबल साउथ के अंदर वो लीड कर सके, ग्लोबल साउथ के देशों का उसको सपोर्ट मिल सके। खास करके आला कंट्रीज की अगर मैं बात करूं, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका आते हैं, इन कंट्रीज को वो लीड करे, इनका लीडर बने, ताकि दुनिया में हिंदुस्तान का दबदबा हो और वो ग्लोबल साउथ का लीडर बने। तो इस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करते हैं। याद रखना कि प्रिंसिपल्स और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये इवॉल्व होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, ये बेसिकली डायनेमिक है, ये फिक्स नहीं है, ये रिजिड नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबल है। जहां जहां पे हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, जहां पे जिस चीज की जरूरत होगी, उसी तरीके से हम बिहेव भी करेंगे। हम अगर बात करते हैं नॉन इंटरफेरेंस इन एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन जहां पे ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाती है वहां पे इंटरफेरेंस भी करते हैं। हम बात करते हैं डिसआर्मामेंट की, बैन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन
हम अपने आप को न्यूक्लियराइजेशन ऑफ अवर स्टेट भी करते हैं, हम न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे नेबरहुड जो हैं, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो हम बेसिकली इन प्रिंसिपल्स के ऊपर फिक्स्ड नहीं है, हम रिजिड प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारी कोई रिजिड अप्रोच नहीं है, बल्कि रियलिज्म को हम फॉलो करते हैं। हम धीरे धीरे अपने आप को जो है वो हमारे प्रिंसिपल्स को भी इवॉल्व करते हैं, उनको भी चेंज करते हैं। तो एक फ्लेक्सिबल अप्रोच हम अडॉप्ट करते हैं। ये आपने इस लेक्चर के अंदर समझ ही लिया होगा। और आखिर में अगर आपको बुक चाहिए तो आप मुझे 9103113950 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।